नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गोरिजा स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एक भारत के महान क्रांतिकारी के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है शहीद ए आजम सरदार उधम सिंह, जिन्होंने इस भारत देश के लिए अपने संपूर्ण जीवन को त्याग दिया तथा अमर हुए। तो समय व्यस्त न करते हुए हम शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा देश लगभग 250 सालों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा और उस लंबी गुलामी से आज़ादी पाने के लिए हमारे देश में सैकड़ों क्रांतिकारी हुए। उन्हीं क्रांतिकारियों में से आज हम एक महान क्रांतिकारी को पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है उधम सिंह, सरदार शहीद आजम उधम सिंह। तो आइए आज की इस वीडियो में इनके बारे में जानते हैं और शुरू करते हैं इस जर्नी को। दोस्तों, शहीद आजम उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले में हुआ था। एक बहुत ही नॉर्मल परिवार में इनका जन्म हुआ दोस्तों। और इनके साथ ट्रेजेडी क्या हुई कि इनके जन्म के केवल 2 वर्ष बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया। 8 वर्ष की आयु में इनके पिता का देहांत हो गया, जिसके कारण ये अनाथ हो गए। इनके भाई मुक्ता सिंह और उधम सिंह को 8 वर्ष की आयु में अमृतसर का एक अनाथालय था जिसमें इन्हें भर्ती करवाया गया। और वहाँ से 1918 में दोस्तों 10वीं की मैट्रिक की परीक्षा पास करके ये 1919 में अमृतसर के इस अनाथालय से निकले। तो दोस्तों, ये तो इनके जीवन के बारे में कुछ घटनाएं हो गई। अब वास्तविक स्टोरी क्या थी वो यहाँ से शुरू होती है दोस्तों। तो अंग्रेज जो थे दोस्तों, आप सबको पता है कि देश में नए नए कानून लेके आते थे जिससे वो भारतीयों का शोषण कर सकें। तो उसी कड़ी में एक नया कानून 1919 में लेके आए थे जिसका नाम था रोलेट एक्ट। तो रोलेट एक्ट दोस्तों क्या कानून था कि हमारे देश में जो भी क्रांतिकारी होते थे, जैसे जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां करते हुए पाया गया, उसको सरकार बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील के, केवल शक के बिना पे गिरफ्तार कर लेती थी और उसको सजा दे देती थी। तो ये इस कानून को दोस्तों काला कानून भी कहा गया। और इस कानून के विरोध में पंजाब के 2 बहुत ही बड़े नेता होते थे दोस्तों, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। तो इन दोनों ने रोलेट एक्ट का विरोध किया, जिसके कारण अंग्रेज सरकार ने इनको गिरफ्तार कर लिया। तो दोस्तों, ये बहुत बड़े नेता थे पंजाब के। तो पंजाब की जनता में रोष प्रकट हुआ, जिसके उपलक्ष्य में लगभग 20,000 शांति प्रिय प्रदर्शनकारी जलियांवाला बाग में, जो अमृतसर में ही है दोस्तों, यहाँ पे इकट्ठे हुए केवल शांति प्रिय प्रदर्शन करने के लिए। लेकिन दोस्तों, अंग्रेजों को ये बात भी हजम नहीं हुई और आगे उन्होंने क्या किया इसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, हर कहानी में एक हीरो होता है, यानी कि एक नायक होता है और एक खलनायक होता है। तो यहाँ पे एंट्री होती है इस कहानी के खलनायक की। 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, सबको इस बारे में पता है दोस्तों। यहाँ पे क्या हुआ था, 20,000 भारतीय जो प्रदर्शनकारी थे वो शांति प्रिय प्रदर्शन के लिए इकट्ठे हुए थे। लेकिन अंग्रेजों को ये बात हजम नहीं हुई और वहाँ के उस टाइम के पंजाब के ब्रिगेडियर गवर्नर थे जनरल ओवियर डायर। उन्होंने अपने जनरल को, जो वहाँ के पंजाब के गवर्नर, उनको आदेश दिया कि आप जाइए और ये जो धरना है इसको शांत कीजिए। और जनरल डायर ने आके क्या किया दोस्तों, जो लोग यहाँ पे 20,000 प्रदर्शनकारी जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे, तो आपको पता है जलियांवाला बाग एक ट्रायंगल शेप का पार्क है जिसमें केवल एक गेट है दोस्तों, निकलने का भी, बाहर आने का भी और अंदर जाने का भी केवल एक गेट है। तो जनरल डायर ने क्या किया, इस तीनों ओर से इस पार्क को घेर लिया और इस गेट पे क्या था, तोप लगा दी दोस्तों। और जनरल डायर उस समय जलियांवाला बाग में लगभग 50 पठान सैनिकों को लेकर उतरा था दोस्तों। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केवल पठान सैनिक ही वो क्यों लेके आया, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की ये भी एक साजिश थी कि पठान सैनिक हिंदुस्तानियों को मारेंगे तो देश में अशांति उत्पन्न हो दोस्तों। तो आइए देखते हैं आगे। तो दोस्तों, उस समय जलियांवाला बाग में तीनों ओर से इन सभी सैनिक प्रदर्शनकारियों को घेर लिया गया और जनरल डायर ने बिना चेतावनी के इन निहत्थे भारतीय प्रदर्शनकारियों पर धड़ाधड़ फायरिंग कर दी दोस्तों। और जिससे लगभग बताया जाता है कि 1600 राउंड इन्होंने तब तक फायरिंग की दोस्तों जब तक इनके राउंड पिस्तौल में गोलियां, इनकी बंदूकों में गोलियां खत्म नहीं होगी। तो आप सोच सकते हैं ये किस प्रकार का नरसंहार था। लगभग 1500 लोगों के यहाँ पर मारे जाने की हमें सूचना मिलती है, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लोग दोस्तों। भगदड़ में ज़्यादा लोग मर गए, गोलियों से भी लोग मरे और कुछ जान बचाने के चक्कर में एक कुआं था, उस कुएं में कूद कर भी लोग मरे। तो ये घटना 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानी जाती है। इसके बाद दोस्तों, इसका बदला किसने लिया, एक
जो हमारे क्रांतिकारी जिनके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, सरदार उधम सिंह, इस घटना के साक्षात सबूत थे दोस्तों। ये यहाँ पर उपलब्ध थे, ये वॉलंटियर के रूप में इस सभा में जो भी लोग उपस्थित हो रहे थे उनको पानी पिलाने का काम कर रहे थे। तो एक सेवा होती है पंजाब में, सब आपको पता है, लोग सेवा करते हैं, तो कर रहे थे। तो दोस्तों ये वहाँ उपस्थित थे उस समय, इन्होंने इस नरसंहार को अपनी आंखों से देखा था। तो इन्होंने उसी दिन ये सोच लिया था कि जनरल डायर से इस हत्याकांड का बदला एक दिन वो जरूर लेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं, बात आती है 1927 में। आपको पता है साइमन कमीशन आया, उस टाइम अंटर कमीशन भी बैठा जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपलक्ष्य में। तो अंटर कमीशन में भी कुछ खास बातें नहीं हुई दोस्तों। जनरल डायर को ट्रांसफ़र कर दिया गया इंग्लैंड, लंदन, और वहीं पे वो रिटायर हो गए। उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती सरदार उधम सिंह के पास ये थी कि इंग्लैंड जाया कैसे जाए और जनरल डायर से बदला लिया कैसे जाए। तो दोस्तों सरदार उधम सिंह के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि इंग्लैंड जाया कैसे जाए। आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों, 18-19 साल का लड़का, बेरोजगार, अनाथ, इंग्लैंड जाए तो जाए कैसे, और अपने देशवासियों की मृत्यु का, अपने शहीदी का बदला ले तो ले कैसे। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना, जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिन मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, और अंधेरों में भी ढूंढ लेते हैं मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। सरदार उधम सिंह ने कड़ी मेहनत की दोस्तों, कारपेंटर की नौकरी की, उन्होंने कुछ पैसे जमा किए, नकली पासपोर्ट बनवाया और वो इंग्लैंड पहुंचे। इंग्लैंड पहुंचने के बाद भी काम आसान नहीं था दोस्तों, क्योंकि इंग्लैंड में जो शहर है लंदन, जनरल डायर वहाँ रहते थे और उनका पता उधम सिंह को नहीं था, उनको ढूंढना भी आसान काम नहीं था। इसलिए उन्हें वहाँ पर जीवन निर्वाह के लिए भी किसी होटल में उन्होंने, ऐसा पढ़ा जाता है कि वेटर की नौकरी की, पैसे जमा किए, पैसे जमा करके उन्होंने 6 गोलियों वाली एक रिवॉल्वर खरीदी। रिवॉल्वर खरीद के दोस्तों एक दिन उसी होटल में उन्होंने जनरल डायर को देखा, लेकिन वहाँ उन्होंने उनको नहीं मारा, क्योंकि उधम सिंह ने यह ठान रखी थी कि जिस प्रकार शांति प्रिय सभा में जनरल डायर ने भारतवासियों का नरसंहार किया, उनकी हत्या की, उधम सिंह भी जनरल डायर को कुछ इसी प्रकार की मौत देना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने सही समय का इंतजार किया, और सही समय दोस्तों आया कैक्सटन हॉल 13 मार्च 1940 को। कैक्सटन हॉल दोस्तों लंदन में एक हॉल है जहाँ पर मीटिंग्स वगैरह होती थी, वहाँ के हाउस ऑफ, मतलब जो वहाँ के बड़े बड़े अधिकारी होते थे। तो यहाँ पे एक स्पीच सेरेमनी थी दोस्तों 13 मार्च 1940 को। यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पर चीफ गेस्ट था जनरल डायर, और उधम सिंह को इस बात का पता था दोस्तों। तो सरदार उधम सिंह ने क्या किया, एक किताब ली और उस किताब के पन्नों को कुछ इस प्रकार काटा कि उसमें एक बंदूक, यानी वो रिवॉल्वर जो उन्होंने खरीदी थी, वो फिट आ सके और इस कैक्सटन हॉल में वो बंदूक लेकर अंदर जा सके, जिससे वो अपने मंसूबों में कामयाब हो सके। तो दोस्तों कैक्सटन हॉल में हथियार ले जाना इतना आसान नहीं था। तो उधम सिंह ने क्या किया, एक बुक ली जो काफ़ी मोटी थी, और उस बुक के पन्नों को कुछ इस प्रकार काटा कि वो रिवॉल्वर जो उन्होंने खरीदी थी वो उसमें फिट आ सके और कैक्सटन हॉल में वो बंदूक यानी हथियार लेकर पहुंच सके। तो दोस्तों इस प्रकार कैक्सटन हॉल में उधम सिंह जी पहुंचते हैं, और जब जनरल डायर की स्पीच की बारी आती है तो वो स्टेज पे स्पीच दे रहे होते हैं, और बड़े ही सहज और निडर भाव से उधम सिंह जी उठते हैं, स्टेज के पास जाते हैं और धड़ाधड़ 6 गोलियां उनकी छाती में मारकर जनरल डायर की हत्या कर देते हैं, जिससे भारतीय जो शहीद हुए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड में, उनकी हत्या का, उनकी शहीदी का इंतकाम लिया गया। तो दोस्तों यहाँ पे उधम सिंह जी ने कैक्सटन हॉल में 13 मार्च 1940 को जनरल डायर की हत्या करके भारतीय शहीदों का बदला लिया। और जो कैक्सटन हॉल के गेट पे जो गार्ड खड़ा था दोस्तों, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उधम सिंह जी को गिरफ्तार कर ले। फिर भी उधम सिंह जी ने खुद हथियार डाल के अपनी गिरफ्तारी दी, ताकि वो कोर्ट में पहुंच सके और कोर्ट से वो अपना संदेश, जो वो संदेश देना चाहते थे पूरे देशवासियों के सामने, वो अपना संदेश दे सकें। तो दिन आता है दोस्तों 4 जून 1940 को, जब उधम सिंह जी कोर्ट में पेश किए गए तो उन पे मुकदमा चलाया गया और वो दोषी ठहराए गए। तो एक बार जब उनसे जज ने पूछा कि उधम सिंह, तुम जनरल डायर की हत्या करके कैक्सटन हॉल से भाग सकते थे, लेकिन तुम भागे क्यों नहीं? तो बड़ा ही सुंदर जवाब इस क्रांतिकारी ने दिया है कि जज साहब, अगर मैं भाग जाता
तो मेरी जो ये जो मैंने काम किया है जनरल डायर की हत्या के पीछे जो मेरा उद्देश्य था वो पूरा नहीं होता। मेरा उद्देश्य क्या था, जिस दिन जनरल डायर की हत्या करके मैं इंग्लैंड में फांसी चढ़ूंगा उस दिन मेरे देश में हजारों ऐसे क्रांतिकारी उधम सिंह पैदा होंगे। देखिए दोस्तों कितनी महान सोच है इस क्रांतिकारी की। और 31 जुलाई 1940 को आखिरकार वो दिन आ जाता है जिस दिन इन्हें शहादत प्राप्त हुई। 31 जून 1940 को लंदन में ही, इंग्लैंड में इन्हें फांसी दी गई और उस दिन ये शहीद अमर हुए। दोस्तों बड़े ही दोस्तों दुख की बात है, ये हमारे पाठ्यक्रम की विडंबना लगा लीजिए कि हमें मुगलों के जो बादशाह हैं बड़े भी विस्तार से पढ़ाए जाते हैं, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस देश का केवल और केवल शोषण किया। लेकिन ऐसे महान क्रांतिकारी जिनकी वजह से आज हम खड़े हैं, हम जिंदा हैं, आज़ाद हैं, इनके बारे में केवल हमारे पाठ्यक्रम में 4 से 5 लाइनों से ज़्यादा हमें पढ़ने को नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस पाठ्यक्रम में लगा लीजिए या हमारी किताबों में लगा लीजिए, कहीं ना कहीं सुधार करने की आवश्यकता है। तो आइए आज के साथ इसी के साथ आज की इस क्लास को विराम लगाते हैं और ख़त्म करते हैं इस क्लास को। थैंक यू दोस्तों। अगर दोस्तों वैसे बोलने की बात नहीं है दोस्तों, अगर आपको पसंद आने वाला, इसमें कुछ भी नहीं, आपको खुद गौरवान्वित महसूस होना चाहिए कि ऐसे क्रांतिकारी हमारे देश में हुए हैं। इसलिए वीडियो को हो सके तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।